शेयर मार्केट क्रैश हो जाने के बाद जर्मनी की भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। हिटलर के अंदर नफरत फूट फूट कर भर जाती है। हिटलर अपनी नाजी पार्टी को मजबूत करने के लिए उसके लिए स्वास्तिक का झंडा और उसी के साथ ही एक प्राइवेट आर्मी भी बनाता है। हिटलर को नाजी पार्टी अब ऐसा मंच तैयार करके देती है जिसकी मदद से हिटलर पूरे जर्मनी में नफरत फैला देता है। पर अब हिटलर एक ऐसी दरिंदगी करता है जिसे सिर्फ सुनकर ही एक इंसान की रूह कांप जाती है। हिटलर 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवा देता है। रसिया को हल्के में लिया था क्या? तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिटलर के बारे में। हिटलर एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन टाइम के साथ कैसे वो एक डिक्टेटर बन जाता है और लोगों को बारूद और खून से भर देता है। तो देखिए, ऑस्ट्रिया है और इसमें एक छोटा सा शहर है ब्राउ एम इन। यहाँ पर एक एलोइस हिटलर नाम का आदमी रहता था जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में काम करता था और इसके साथ इसकी पत्नी क्लारा हिटलर रहती थी। और जब 20 अप्रैल 1889 का टाइम था तो ये एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम ये एडोल्फ हिटलर रखते हैं। अब देखिए, एडोल्फ हिटलर के पिताजी यानी कि एलोइस हिटलर जो थे, उनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था, जिसकी वजह से हिटलर उनसे बहुत ही ज्यादा डरता था। लेकिन हिटलर की माँ बहुत सॉफ्ट हार्ट, जिसकी वजह से हिटलर अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था। और हिटलर बचपन से ही एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे। और जब 1903 का टाइम था तो हिटलर के पिताजी की मौत हो जाती है। उस वक्त हिटलर सिर्फ 14 साल का था और परिवार की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। लेकिन हिटलर के पास अपने सपनों को पूरा करने का ये अच्छा मौका था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। और वो तय करता है कि वो आर्टिस्ट बनेगा और वो इसके लिए वियना में जाएगा। और जब 1907 का टाइम था तो हिटलर वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करता है, तो उसके एग्जाम को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसकी ड्राइंग और पेंटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन यहीं से हिटलर की सोच का बदलना शुरू होता है और उसी साल उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसका परिवार, नौकरी, पढ़ाई सब कुछ छूट जाता है और वो वियना की सड़कों पर रहना शुरू करता है। अपना खर्च चलाने के लिए हिटलर पेंटिंग बेचता था और मजदूरी करता था। यहीं से हिटलर के दिमाग में यहूदियों के खिलाफ नफरत भर जाती है, क्योंकि वियना शहर यहूदियों से भरा पड़ा था और कई अखबार और नेता यहूदियों को समाज की बुराई की जड़ें बताते थे। अब देखिए, जब 1913 का टाइम था तो हिटलर ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के म्यूनिख शहर आ गया और उसकी यहूदियों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई कि वो अपनी पहचान सिर्फ ये कहकर बताता कि वो एक जर्मन है। और कुछ समय बाद ही उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जब 1914 का टाइम था तो पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और यूरोप जलने लगता है। और जैसे ही युद्ध शुरू होता है तो हिटलर आर्मी ज्वाइन कर लेता है और युद्ध के मैदान में भी हिटलर एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ता है। और ये वहाँ पर मैसेंजर का काम करता था। मैसेंजर वो होता है जो खतरनाक इलाकों से होकर मैसेज पहुंचाता है। इस काम को करते वक्त कई बार मौत उसके सामने आती है, लेकिन वो बच जाता है और युद्ध की वजह से इसे कई चोटें भी आई। इसकी इसी बहादुरी को देखते हुए इसे आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया जाता है। इसकी वजह से अपने देश के लिए इसके मन में लगाव और बढ़ जाता है। लेकिन अब टाइम आता 1918 का। इस वक्त हालात बिल्कुल बदल जाते हैं, क्योंकि जर्मनी ये युद्ध हार जाता है और वर्साइलेस की संधि भी जर्मनी के लिए बहुत बड़ा झटका होती है, जिसकी वजह से जर्मनी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है और इन्हें अरबों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ता है। और जर्मनी के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पूरे देश में भूखमरी और गरीबी और बेरोजगारी फैल जाती है। इसके बाद हिटलर जर्मनी की हार की वजह अपने नेता और यहूदियों की गद्दारी को मानता था और ये इस हार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती मानता था। और यही वो वक्त था जब हिटलर के अंदर गुस्सा और नफरत फूट फूट कर भर चुकी थी। यहीं से ये राजनीति में भी शामिल होने लगता है। इसके बाद जब 1919 का टाइम था तो हिटलर को जर्मन आर्मी एक छोटे से राजनीतिक संगठन पर नजर रखने का काम सौंप देती है और इस संगठन का नाम जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी DAP रखा था। जब हिटलर इनकी मीटिंग में जाता है तो वहाँ पर ये लोग वही सब बातें करते हैं जो हिटलर के मन में पहले से ही घर बना चुकी थी, जैसे जर्मनी की बेइज्जती और यहूदियों के खिलाफ नफरत। जिसके बाद हिटलर खुद भी इस पार्टी में शामिल हो जाता है और इसका बोलने का तरीका इतना खतरनाक होता है कि वो लोगों को इससे जुड़ने के लिए मजबूर कर देता था। इसके बाद जब 1920 का टाइम आता है तो इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशल जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी रखा जाता है। जिसके बाद हिटलर इस पार्टी का सबसे
सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है कि इसके स्पीच लोगों को इसकी पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर कर देते थे। इसके बाद हिटलर नाजी पार्टी के लिए स्वास्तिक का लाल झंडा बनाता और अपनी प्राइवेट आर्मी एसएबी बनाता, जिसका काम नाजी पार्टी की ताकत दिखाना था। जिसके बाद जर्मन की जनता हिटलर को एक ऐसे हीरो के तौर पर देखने लगती है जो उसको वर्ल्ड वॉर की हुई बेइज्जती का बदला लेगा। और जब 1923 का टाइम आता है तो हिटलर एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो ये तय करता है कि अब सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा, मुझे जर्मनी की सत्ता पर भी कब्जा करना होगा। जिसके बाद जर्मन सरकार को गिराने के लिए हिटलर अपने समर्थकों और अपनी प्राइवेट आर्मी के साथ म्यूनिच वेयर हॉल पर अटैक कर देता है। लेकिन हिटलर की ये कोशिश नाकाम रहती है और हिटलर व इसके साथियों को पुलिस पकड़ लेती है और इन्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन हिटलर यहाँ पर भी रुकता नहीं है और वो इसी जेल में अपनी जिंदगी की मशहूर किताब मैन कैंप लिखता है। और इस किताब में वो अपने विचार जैसे जर्मन राष्ट्रवाद, यहूदियों के खिलाफ नफरत जैसी बातें लिखता है। अब वर्ल्ड वॉर की हार हिटलर को गुस्से से पूरी तरह भर देती है और नाजी पार्टी हिटलर को ऐसा मंच तैयार करके देती है, इसकी मदद से अपनी नफरत को हिटलर पूरे जर्मनी में फैला देता है। और सिर्फ 9 महीने बाद ही इसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद जेल से बाहर आते ही ये अपनी नाजी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर। इतने टाइम तक हिटलर ने जो किताब लिखी थी वो छप चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी पार्टी में इसके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगती है। पर नाजी पार्टी अब भी बहुत छोटी पार्टी थी, जिसकी वजह से हिटलर अपनी रणनीतियों को बदलने लगता है, जिसमें वो ये डिसीजन लेता है कि वो अब सत्ता को सीधी ताकत से नहीं छीनेगा, बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करेगा। अब 1929 में सिचुएशन बदलने लगती है। अमेरिका में शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन जर्मनी पर इसका असर इतना ज्यादा पड़ता है कि जर्मनी में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों को गरीबी भुखमरी फैल जाती है। और हिटलर इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाकर अपने भाषण से लोगों को ये उम्मीद दिलाता है कि मैं तुम्हें गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालूंगा। लोग इसकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसके बाद जब 1930 का टाइम था तो इसी टाइम पर नाजी पार्टी अपना इतना दबदबा बना लेती है कि इसे चुनावों में 18% वोट मिलते हैं। 1932 आते आते ये आंकड़ा 2 गुना हो जाता है, जिसकी वजह से नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। हिटलर को जर्मन की जनता अब एक ऐसे मसीहा के तौर पर देखने लगती है जो उन्हें रोजगार दिलाएगा। हिटलर की आवाज इतनी जोशीली होती थी कि लोग उससे जुड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। हिटलर यहूदी और कम्युनिस्टों को जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार मानता था। इसके बाद जब 1932 का टाइम आता है तो हिटलर पॉल वैन हिंडेनबर्ग के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, पर हिटलर इस चुनाव को हार जाता है। लेकिन हार के बाद भी नाजी पार्टी की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि जर्मनी के बड़े बिजनेसमैन और नेता भी हिटलर को सपोर्ट करने लगते हैं। उन्हें लगता था कि हिटलर जनता को कंट्रोल करके सरकार बना सकता है। इसके बाद जब 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है, तो हिटलर के चांसलर बनने के बाद लोगों को ऐसा लगता था कि इसे इस पद पर बैठाना सिर्फ एक राजनीतिक समझौता है। जो असली ताकत है वो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के पास है। हिटलर सिर्फ कठपुतली बनकर काम करेगा। पर सत्ता मिलते ही हिटलर एक ऐसी चाल चलता है जिससे पूरा जर्मनी इसके कंट्रोल में आ जाता है। 27 फरवरी 1933 को हिटलर नाजी पार्टी की मदद से संसद में आग लगवा देता है और इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर लगवा देता है। इस घटना के बाद हिटलर रिच स्टेज फायर डिग्री को लागू करा देता है। इसके हिसाब से जर्मनी में सभी नागरिकों की आजादी खत्म कर दी जाती है और कम्युनिस्टों के जितने भी नेता होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। फिर मार्च 1933 में हिटलर एम्बलिंग एक्ट को पास करा देता है। इस एक्ट के हिसाब से हिटलर इतना पावरफुल हो गया था कि अब वो अपनी मर्जी से कानून बना सकता था। अब हिटलर कागजी तौर पर तो चांसलर था, लेकिन हकीकत में वो एक डिक्टेटर बन चुका था। पावर में आने के बाद हिटलर अपने सारे वादे पूरे करना शुरू करता है। जर्मनी में बेरोजगारी को कम करने के लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, जैसे हाईवे, पब्लिक वर्क। वर्साइलेस की संधि के हिसाब से जर्मनी को अपनी आर्मी को मजबूत करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन हिटलर इन सब चीजों की परवाह नहीं करता था और अपनी आर्मी को फिर से मजबूत बनाता है, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जिस देश की सेना कमजोर है वो देश कभी महान नहीं बन सकता। हिटलर अब इतना बड़ा डिक्टेटर बन चुका था कि वो जर्मनी में एक सीक्रेट पुलिस बनाता जो जर्मनी के हर उस इंसान को चुप करा देती थी जो हिटलर के खिलाफ आवाज उठाता था। अब जर्मनी में कोई ओपिनियन पार्टी ऐसी नहीं थी जो हिटलर के खिलाफ आवाज उठा सके। अखबार, रेडियो में सिर्फ हिटलर की नाजी पार्टी का ही नाम चलता था।
इसके बाद जब 1935 का टाइम आता है तो हिटलर जर्मनी में यहूदियों को मिटाने के लिए न्यूरेमबर्ग लॉ पास करवा देता है, जिसके हिसाब से यहूदियों की नागरिकता छीन ली जाती है, उन्हें सरकारी नौकरियों से भी निकाल दिया जाता है, जर्मनी और यहूदियों की शादी पर भी बैन लगा दिया जाता है। इस एक्ट से जर्मनी में यहूदियों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कई यहूदी तो देश छोड़कर ही चले जाते हैं। पर हिटलर जानता था कि सिर्फ ताकत से ही मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, बल्कि मुझे उनके दिमाग पर भी कब्जा करना होगा। इस काम के लिए हिटलर जोसेफ जियोबेल्स को प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाता है, जिसके बाद पूरे जर्मनी में सिर्फ हिटलर का ही नाम गूंजता है। चाहे रेडियो हो, पोस्टर हो, फिल्म, हर जगह हिटलर की फोटो या नाजी पार्टी का झंडा ही दिखाई देता था। ये प्रोपेगेंडा इतना खतरनाक होता है कि इसी की वजह से जर्मनी में एक पूरी पीढ़ी का दिमाग बदल जाता है। फिर जब 1936 का टाइम आता है तो हिटलर अपनी अगली चाल चलना शुरू करता है। इसमें जर्मनी की सेना को फाइनलैंड में भेज दिया जाता है, जबकि ये जगह वर्साइलेस ट्रीटी के हिसाब से नो आर्मी जोन। दूसरे देश इसका विरोध भी करते हैं लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लेता, जिसकी वजह से हिटलर 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लेता है और स्विट्जरलैंड पर भी कब्जा कर लेता है। ये चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। हिटलर की तानाशाही को देखते हुए ब्रिटेन और फ्रांस हिटलर से समझौता करते हुए कहते हैं अगर तुम इससे ज्यादा नहीं बढ़ोगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। पर हिटलर रुकता नहीं है और वो पोलैंड पर 20 सितंबर 1939 को अटैक कर देता है। हिटलर पोलैंड पर अचानक से हमला करता है, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चलता और कुछ ही दिनों में पोलैंड ढह जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब फाइनली शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2। हिटलर 1940 आने तक पूरा पश्चिम यूरोप अपने कब्जे में कर देता है, सिर्फ ब्रिटेन बचता है। इसके बाद जब 22 जून 1941 का टाइम था तो हिटलर अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलता है। ये ऑपरेशन बारबारोसा के नाम से सोवियत यूनियन पर हमला कर देता है। शुरुआत में तो जर्मनी सेना जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर लेती है। जर्मन लाखों सोवियत सैनिकों को कैद भी कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही हालात पलटने लगते हैं। सोवियत की ठंडी सर्दी और रूसी जनता जर्मन आर्मी को रोक देती है। यहीं से हिटलर की जीत हार में बदलना स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच दिसंबर 1941 में जापान अमेरिका पर पर्ल हार्बर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका भी ब्रिटेन सोवियत के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाता है। अब हिटलर के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो जाती है और जर्मनी की हार लगभग तय हो जाती है। पर अब हिटलर ऐसी दरिंदगी करता है जिसे देखकर ही नहीं, सिर्फ सुनकर ही एक इंसान की रूह कांप जाती है। 1942 का टाइम आता है तो हिटलर फाइनल सॉल्यूशन लागू करवा देता है। इसका मतलब होता है कि पूरे यूरोप से यहूदियों का सफाया करना। लाखों यहूदियों को पकड़कर कंस्ट्रक्शन कैंपस में भेजकर उन्हें गैस चैम्बर में मार दिया जाता है। उन्हें भूखा रखकर उन पर अलग अलग तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हिटलर 60 लाख यहूदियों को मार देता है। हिटलर के इस डिसीजन को हेलोकॉस्ट कहा जाता है। इसके बाद जब 1943 का टाइम आता है तो स्टेलिनग्राड की लड़ाई में जर्मन हार जाता है। ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस हार की वजह से एलियंस धीरे धीरे पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद 1944 का टाइम आता है तो डी डे इन्वेंशन होता है। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जर्मन सेना पीछे हट जाती है और जर्मन सेना को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब फाइनली 1945 का टाइम आता है तो सोवियत सेना बर्लिन पर कब्जा कर लेती है, जिसके बाद हिटलर बंकर में छुप जाता है और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ईवे ब्राउन से शादी कर लेता है। शादी के कुछ घंटों बाद ये दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। हिटलर के जाने के बाद पूरी दुनिया राहत की सांस लेती है और न्यूरमबर्ग ट्रायल में नाजी नेताओं को सजा सुनाई जाती है। आखिर में भारत की जमीन को 1 रुपए में बेचने वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि तानाशाही देशों में सिर्फ बर्बादी लाती है।